Hello student, welcome to my channel Lilanika Technical Education. I am Radhika Tamboli explaining you to a sample paper of CBSE board IT information technology subject of class 10th. तो यहाँ हम इस वीडियो में IT का सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पिछला वीडियो मैंने जो अपलोड करा था उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे और उसका सेकेंड पार्ट है यही वीडियो। तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में आपको विद आंसर एक्सप्लेन कर दूँगी। कौन सा ऑप्शन राइट करना है और वो कैसे राइट है ये भी मैं साथ साथ में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को फर्दर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Here this is a question about hyperlink. तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि this which can be used in a spreadsheet software to jump to different location from within a spreadsheet and can lead to other part of the current file to different files or even to website. तो ऐसा कौन सा मतलब यहाँ पे पॉइंट होता है इलस्ट्रेशन लिंक या फिल्टर जो कि आपको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में मदद करे अलग अलग लोकेशन को विजिट करने में जंप करने में विद इन अ सेम स्प्रेडशीट एंड can lead to the other part of the current file to different files or to different websites। तो वो होता है अपनी हाइपरलिंक्स। तो हाइपरलिंक ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो कि आपको जंप करवा देगा किसी अदर पार्ट पे डॉक्यूमेंट के या फिर किसी अनदर वेबसाइट पे फाइल पर। ठीक है, तो हाइपरलिंक से जंपिंग पॉसिबल है। यू कैन विजिट दैट अदर पार्ट फ्रॉम द लिंक विच इज़ क्रिएटेड बाय योरसेल्फ। देन है विच कीज़ यूजेस अ कीबोर्ड एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इंस्टीड ऑफ माउस। तो इनमें से किस तरह की कीज़ जो है वो आप एज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ कर सकते हो। तो एज अ पॉइंटिंग डिवाइस माउस की कीज़ को देखो, तो यानी कि माउस की जगह आप लोग ऐसी कौन सी कीज़ है जो एज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर दे रखा है माउस कीज़। यस स्टूडेंट्स, तो इसमें आंसर आपका माउस कीज़ होगा। क्यों? क्योंकि जब आप माउस कीज़ को एज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ करते हो तो कीबोर्ड की जो आपके न्यूमेरिक कीज़ होती है, न्यूमेरिक कीपैड जो आपका है वो आप एज अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ कर सकते हो। तो जो भी न्यूमेरिक कीपैड है 1 से लेके 90 तक के नंबर्स वाला वो आप लोग एज अ पॉइंटिंग डिवाइस काम में ले सकते हो। ठीक है, ये सेटिंग आप कंट्रोल पैनल में जाके आप लोगों को करनी होती है ताकि आप ऐसा इसका एसेसिबिलिटी फ़ीचर यूज़ कर सको माउस का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्रिश एंड कृतिका हैव डन a survey of age-wise literacy rates of their locality as a school project, which they have created in a spreadsheet. They want to work simultaneously to complete it on time. अब दोनों एक ही साथ स्प्रेडशीट में सेम टाइम पे काम करना चाहते हैं, सेम वर्कशीट पे वर्क करना चाहते हैं। देन विच ऑप्शन दे शुड यूज़ टू एक्सेस द सेम स्प्रेडशीट टू स्पीड अप देयर वर्क। जाहिर सी बात है यहाँ पे एक ऑप्शन काम करेगा शेयर्ड वर्कशीट। अगर आपने वर्कशीट को स्प्रेडशीट के अंदर, स्प्रेडशीट क्या होता है, डिफरेंट वर्कशीट का कलेक्शन ही तो होता है। तो एक साथ में यूज़र एक से ज़्यादा अपने काम को कर भी सकता है। तो मोर देन वन यूज़र सेम वर्कशीट पे वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको उस वर्कशीट को शेयर्ड मोड में रखना होता है। ठीक है, तो नेटवर्क से कनेक्टेड रहना होता है यहाँ पे ताकि आप शेयरिंग कर सकें अपने वर्क की। तो शेयर्ड वर्कशीट बी ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है आपको। नेक्स्ट है डेटाबेस इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस। विच डेटाबेस इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर डेटा इन सेवरल टेबल। रिलेशनल डेटाबेस यानी कि RDBMS ही एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसमें कि सेवरल टेबल्स को मैनेज किया जा सकता है। तो रिलेशनल डेटाबेस यहाँ पे ऐसा डेटाबेस है जो अलग अलग टेबल्स के फॉर्म में डेटा को स्टोर रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इस पार्ट में यानी कि क्वेश्चन 5th के अंदर आपको एनी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे 6 में से। ठीक है, तो वो भी 1 मार्क्स की हैं कि इन द डेटाबेस विच थिंग हेल्प अस टू रिट्रीव द फिल्टर डेटा बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया और कंडीशंस। तो क्वेरीज होती है। डेटाबेस क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, सेट ऑफ टेबल्स। ठीक है, जिसमें कि आप डेटा रिकॉर्ड्स स्टोर करवा सकते हो टेबल की फॉर्म में। और इसके बाद में आप क्वेरीज़ का यूज़ करके
अपने डेटा को फ़िल्टर कर सकते हो कुछ कंडीशंस अप्लाई करके, यानी कि जो भी डेटा आपको रिक्वायर्ड है, आपका डिज़ायर डेटा है, वो आप पिक कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो डेटाबेस से क्वेरीज़ के ज़रिए। तो DML, DDL, DCL की क्वेरीज़ होती है जो कि आप डेटाबेस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, which is one which connect computers and devices in a limited geographical area such as home, schools, computer, laboratory, office building and closely positioned group of buildings। तो ऐसा नेटवर्क जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है जो कि लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में कनेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो लैन ही एक ऐसा नेटवर्क है। तो पेन तो नहीं हो सकता क्योंकि पर्सनल एरिया नेटवर्क का जो रेंज होता है वो इससे भी कम है, क्योंकि वो होम बिल्डिंग्स इनको पूरे को कवर नहीं करता है, वो सिर्फ कुछ लिमिटेड डिस्टेंस तक, जैसे आपको अपने 2 डिफरेंट मोबाइल्स ब्लूटूथ से कनेक्ट करने हैं या मोबाइल से कोई डिवाइस कनेक्ट करना है ब्लूटूथ से, तो वो पेन का एग्जांपल होता है। लोकल एरिया नेटवर्क के का एग्जांपल आप देख सकते हैं, होम में कोई नेटवर्क क्रिएट किया है, स्कूल में विद इन स्कूल बिल्डिंग एंड ऑफिस बिल्डिंग आपने एक नेटवर्क क्रिएट कर रखा है, तो वो लोन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रुद्राक्ष वांट दैट द नेम ऑफ कॉलम ऑफ अ टेबल मस्ट नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। रुद्राक्ष चाहता है कि उसकी जो टेबल बना रखी है उसने डेटाबेस में, नेम फील्ड को ब्लैंक नहीं रखना चाहता। हेल्प इन टू आइडेंटिफाई द फील्ड प्रॉपर्टी फॉर दिस। जब भी आप डेटाबेस में टेबल क्रिएट करते हो तो आप लोग फील्ड पे प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जैसे मान लो आपको नेम, ID, सैलरी, ये फील्ड आपने एक पर्सन की टेबल में लगा रखे हैं, तो आप एक एक फील्ड की प्रॉपर्टी सेट करके उसके सेटिंग चेंज कर सकते हो। जैसे अगर रुद्राक्ष अपने नेम के कॉलम को ब्लैंक नहीं रखना चाहता रिकॉर्ड इंसर्शन के टाइम, तो उसको एंट्री रिक्वायर्ड कर देनी होगी, ताकि कोई भी यूज़र जब भी उसमें इंसर्शन करे तो वो फील्ड जो है ब्लैंक ना रह सके, ठीक है। मस्ट नॉट बी ब्लैंक दैट टाइम, तो एंट्री रिक्वायर्ड वाली प्रॉपर्टी सेट कर देंगे। कैन बी सेट फॉर अ, विच कैन बी सेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैन बी सेट फॉर अ फील्ड ऑफ द यूज for a field if the user doesn't provide any information, any value while entering the value in a table, तो वो होता है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कैन बी सेट फॉर अ फील्ड इफ़ द यूज़र डजेंट प्रोवाइड एनी वैल्यू। तो अगर यूज़र कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता तो ऑटोमेटिकली कोई वैल्यू सेट करें तो वो डिफ़ॉल्ट रहता है कि भाई डिफ़ॉल्ट ये वाली वैल्यूज़ ले ले, अगर यूज़र कोई सी टेबल के फील्ड को ब्लैंक छोड़ देता है तो। नेक्स्ट है, Adya wants to create connection between 2 or more tables, suggest her option to accomplish the task। इसके लिए रिलेशनशिप हो जाएगा, रिलेशनशिप के ज़रिए 2 और मोर टेबल्स में कनेक्शन क्रिएट किया जा सकता है डेटाबेस के अंदर, जिसको कि नाम दिया जाता है रिलेशनशिप्स, ठीक है। डेटा टाइप टेक्स द, विच डेटा टाइप टेक्स द वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस में 0 एंड 1 की फॉर्म में डेटा टाइप ऐसा है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप की वैल्यू या तो 0 रहेगी या फिर 1, यानी कि अगर किसी फील्ड का डेटा टाइप बूलियन सेट कर रखा है, दैट मीन्स यू कैन एंटर 0 और 1 वैल्यू टू दैट फील्ड, ओके। नाउ हम आते हैं सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे, सेक्शन बी के ऊपर। इसमें आप लोगों को 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे, इनमें से आपको किसी 3 क्वेश्चंस का आंसर करना होगा। 2 मार्क्स की ये क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 20 या 30 वर्ड्स में, 20 से लेकर 30 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस, एक्सप्लेन एनी 2 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस के 2 एलिमेंट एक्सप्लेन करनी है। तो वेरियस यहाँ पे सारे एलिमेंट्स बता रखे हैं, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के बीच में होता है, उसके बीच कोई चैनल भी काम करता है, कोई मैसेज भी होता है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा होता है दोनों के बीच, ठीक है। फीडबैक भी आता है। तो ये सब तो क्या हो गए, एलिमेंट हो गए, और आप इनके बारे में 1 लाइन में बता भी सकते हो। चैनल क्या है, मीन्स बाय विच इन्फॉर्मेशन इज सेंड, सेंडर इज़ अ पर्सन बिगनिंग द कम्युनिकेशन, रिसीवर द पर्सन टू हुम द मैसेज इज सेंड। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। कम्युनिकेशन सक्सेसफुल तब माना जाता है जब आप फीडबैक भी रिसीव करते हो, तो रिसीवर्स एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू दैट मैसेज, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 2 जो है आप अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिख के आ सकते हो। तो थ्योरी के आंसर्स लिखने काफ़ी ईजी होते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट का ध्यान में रखना है और अच्छे से आंसर करना है। ऐसा नहीं है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो आप किससे भी आंसर करके आ जाओ, नहीं, अच्छे से करना है। नेक्स्ट है, मेंशन एनी 2 मिसकंसेप्शंस अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मिसकंसेप्शंस लिखने हैं, कोई भी 2 आपको इनमें से लिख के आने। यहाँ हमने 4 बता रखे हैं इसमें कि द मिसकंसेप्शन इज़ दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। द misconception we have is that the person needs a lot of money to start a business
ऐसा भी होता है ना, हम तो सोचते हैं कि भाई एक पर्सन को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है, तो ये भी मिसकंसेप्शन है। मिसकंसेप्शन वी हैव दैट इज़ दैट ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज़ एन एंटरप्रेन्योर। हम लोग ये सोचते हैं कि एक बड़ा बिजनेस वाला पर्सन एंटरप्रेन्योर है, नहीं होता है सभी। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। एक और है कि वी हैव इज़ दैट एंटरप्रेन्योर आर बोर्न नॉट मेड, है ना, एंटरप्रेन्योर जन्म से ही होता है, मेड नहीं होता। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है। तो इनमें से कोई भी दो आपको अच्छे से लिख के आने, 2 मार्क्स का ये भी आपका आंसर रहेगा। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरी में से भी आपको आइडिया लग रहा है ना इससे। प्रैक्टिकल का देखते हैं अभी। गोल सेटिंग इज़ वेरी असेंशियल फैक्टर इन योर पर्सनल लाइफ। ऑल द स्मार्ट मेथड टू सेट द गोल्स, एक्सप्लेन ए इन ब्रीफ। अब इसने क्या बता रखा है, गोल सेटिंग असेंशियल है सभी की पर्सनल लाइफ के अंदर। तो गोल सेट के जो मेथड्स होते हैं, स्मार्ट मेथड, उसको आपको यहाँ पे बताना है। एक्सप्लेन ए इन ब्रीफ, तो ए को यानी कि गोल सेट में ए का जो मीनिंग है अचीवेबल, इसको आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करने को बोला गया है। तो स्मार्ट गोल्स आर, ये रहता है ना, स्मार्ट गोल्स आर। तो स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए मतलब एच, ए मीन्स अचीवेबल, आर मीन्स रियलिस्टिक, ठीक है, रियलिस्टिक्स, एंड टी मीन्स टाइम बाउंडेड, टाइम बाउंड। अचीवेबल, ए को इसने बोला कि ए को एक्सप्लेन करना है, तो अचीवेबल का मतलब ब्रेकिंग डाउन बिग गोल्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स विल मेक द गोल अचीवेबल। तो इस तरीके से इसके बारे में 1-2 लाइन्स आपको लिख के जानी है कि अचीवेबल का मतलब एक बड़े गोल को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि हम उस बड़े गोल तक पहुंच सकें। स्टेप्स सेट करते हैं ना कि कैसे हमें अपनी लाइफ के गोल को पाना है, पहुँचना है वहाँ तक, है ना। तो इस टर्म का मीनिंग और ए वाले को एक्सप्लेन ब्रीफ में लिख के आना है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर्स टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए आप कौन कौन से मेज़र करोगे। एक्स्ट्रा फाइल्स जो होंगी, ठीक है, टेम्प्रेरी फाइल्स, इमेजेस, उनको आप डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। वी कैन यूज़ सम डिस्क क्लीनर सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस टू क्लीन अप द अननेसेसरी फाइल्स, तो ये भी अच्छा सा ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा आपके। हाउ कैन एन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट टू अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। एक इंडिविजुअल पर्सन जो भी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही होता है जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज को बिना उसको हार्म पहुँचाए यूज़ किया जा सके, यानी कि हमारी नीड्स भी पूरी हो रही है और किसी को नुकसान भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन हैपन ओनली व्हेन ईच वन ऑफ अस वर्क्स टूवर्ड्स इट। जब सभी एक एक इसके लिए वर्क करेंगे तभी वो हैपन होता है। वन हैज़ टू बी बिकम अ रिस्पॉन्सिबल एनवायरमेंट सिटीजन हु कैन प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट थ्रू आर efforts, who can help others to get quality education by reducing inequalities in the societies। तो हर एक को एजुकेशन मिले और इनइक्वलिटी को सोसाइटी में रिड्यूस अगर हो जाती है तो क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सच में कहलाता है। मतलब ये नहीं है कि हम रिसोर्सेज को यूज़ करने पे ही सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, इसमें ये बोल रहा है कि सभी मिल कर के ये एफर्ट करें कि एक तो शिक्षा सबको बराबर मिले, ठीक है, और सभी को समानता का अधिकार हो ना, तो इक्वलिटी को अपनाना, तो वही सब इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन होता है हर एक का। नेक्स्ट है 4 मार्क्स के क्वेश्चन, नहीं यहाँ पे भी आपके नेक्स्ट आ रहा है 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आ रहे हैं। देयर आर 6 क्वेश्चन ईयर एंड आउट ऑफ दिस यू हैव टू अटेंड 4 क्वेश्चन। तो ये भी 20 to 30 मार्क्स में आपको करने हैं, 20 to 30 वर्ड्स में आपको करने हैं, और देख सकते हो 4 क्वेश्चंस करने हैं आपको, तो 8 मार्क्स के हो जाएंगे ये। इसमें आपको रिलेटिव एब्सोल्यूट हाइपर लिंक के बारे में लिखना है विद एग्जांपल। तो रिलेटिव लिंक और एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है। एब्सोल्यूट लिंक, हाइपर लिंक सबसे पहले पता होना चाहिए। हाइपर लिंक क्या होता है, एक ऐसा टेक्स्ट जिस पे कि क्लिक करके किस डॉक्यूमेंट के किसी अदर पार्ट पे अगर आपने इंटरनल लिंकिंग क्रिएट कर रखी है तो डॉक्यूमेंट के सेम डॉक्यूमेंट के किसी अदर पार्ट पे जंप करवा देंगे। और ये तब यूज़ करते हैं जब डॉक्यूमेंट अपना क्या होता है, काफ़ी लेंदी होता है, ठीक है, लॉन्ग होता है तब। और अगर एक पार्ट से, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे या अदर वेबसाइट पे जंप करना है तो भी हाइपरलिंक काम करता है। हाइपरलिंक 2 टाइप्स के होते हैं, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक और रिलेटिव हाइपरलिंक। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द टारगेट इज मूव्ड, ठीक है, एंड रिलेटिव हाइपरलिंक विल स्टॉप वर्किंग ओनली इफ द सोर्स एंड टारगेट लोकेशन के चेंज रिलेटिव टू ईच अदर। सपोज इफ़ यू हैव 2 स्प्रेडशीट इन द सेम फोल्डर, एग्जाम्पल बता रही हूँ यहाँ पे कि अगर आपके पास में 2 स्प्रेडशीट है सेम फोल्डर में, लिंक टू ईच अदर, दोनों स्प्रेडशीट आपकी क्या है, एक दूसरे से लिंक है, तो यू मूव द एंटायर फोल्डर टू अ न्यू लोकेशन
और अगर आपने वो पूरा फोल्डर नई लोकेशन पे मूव कर दिया है तो दिस इज़ अ रिलेटिव हाइपरलिंक विल नॉट बी ब्रेक अ लिंक। तो रिलेटिव हाइपरलिंक यहाँ क्या करेगा, वो लिंक ब्रेक नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैक्रोस टेक्स्ट रैपिंग क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट रैपिंग इन अ डॉक्यूमेंट। यूटिलिटी का मतलब होता है कि यूज़ क्या है टेक्स्ट रैपिंग का, उसका फ़ायदा क्या हो जाता है। तो टेक्स्ट रैपिंग का मीन्स क्या होता है, to the relation of graphics to surrounding text which may wrap around the graphic on one or both side, be overprinted behind or in front of the graphic, or treat the graphic as a separate paragraph or character। क्या मतलब है कि जैसे आपने अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी ग्राफिक इंसर्ट करवाया, देन उसके सराउंडिंग आपको टेक्स्ट रैप करवाना है। जैसे कि न्यूज़पेपर में हम आर्टिकल वगैरह देखते हैं, एक इमेज के सराउंडिंग टेक्स्ट दिया हुआ होता है उससे रिलेटेड। तो इस तरह का कोई भी फॉर्मेटिंग आपको करना है तो दिस इज़ कॉल्ड टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, तो ये आपके क्या होता है टेक्स्ट रैपिंग। इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा कि आप उस इमेज के बोथ साइड या वन साइड या उसके ऊपर या उसके बैक साइड में कोई जो टेक्स्ट है सेपरेटली पैराग्राफ या कैरेक्टर जो है वो आप उस इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड ट्रीट अ ग्राफिक एज अ सेपरेट पैराग्राफ और कैरेक्टर, और आप उस ग्राफिक को एज अ सेपरेट पैराग्राफ और कैरेक्टर ट्रीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट मैक्रोज का यूज़ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्रो का प्रैक्टिकल यूज़ भी आना चाहिए आप लोगों को कि हाउ कैन यू क्रिएट मैक्रो इन स्प्रेडशीट एंड हाउ कैन यू यूज़। ठीक है, मैक्रोज क्या होते हैं। मैक्रोज हेल्प इन अ सेविंग टाइम इन केस व्हेन द सेम set of tasks are to be done repeatedly, like formatting or applying similar formula in a similar range of data. It can be used to name and record a set of action or set of actions। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, मैक्रोस टाइम सेविंग में मदद करता है। जब सेम टास्क हमें बार बार करने की ज़रूरत पड़ रही है अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसके लिए टाइम सेव हो जाता है अगर हमने किसी अपने टास्क को रिकॉर्ड कर रखा है या फिर आपने उस टास्क के लिए कोई मैक्रो रेडी कर रखा है। तो यहाँ पे क्या मतलब है उसका कि जैसे आपको सिमिलर रेंज आप डेटा एंड फॉर्मूला एंटर करते हो, किसी सेम रेंज पे अपने प्लस करवाना है, कोई फॉर्मूला अपना सिमिलर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, रेंज सेम है। ठीक है, और फिर अगेन आपको कभी भी उसी सेम रेंज के लिए वही फॉर्मूला नीडेड है, तो आपने अगर उसका मैक्रो क्रिएट कर रखा होता है तो यू हैव टू जस्ट एग्जीक्यूट दैट मैक्रो एट दैट टाइम, नॉट टू retype that formula again to do that same task। ओके, और अगर आपको अपने सेट ऑफ एक्शन यानी कि जो आप काम कर रहे हो उसको रिकॉर्ड करना है और उसका नाम देना है तो वो भी आप स्प्रेडशीट में कर सकते हो। ये मैं भी प्रैक्टिकली ज़रूर बताऊंगी आपको। राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के क्या एडवांटेज होते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कस्टमर डज नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू विजिट स्टोर, तो टाइम सेव कर देता है। एंड प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज़ नॉट अवेलेबल इन द लोकल मार्केट इज़ अवेलेबल ऑनलाइन। तो कोई भी आप अदर रिलेवेंट एडवांटेज यहाँ पे लिख सकते हो। डिफ्रेंशिएट प्राइमरी की और फॉरेन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डेटाबेस चैप्टर की प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होते हैं। तो प्राइमरी की का डेफिनेशन, एक यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल, whereas a foreign key identify a column or set of column in one referencing table that refers to a column or a set of column in another reference table। A table can have only one primary key but a table can have multiple foreign key। क्या मतलब है इसका कि अगर आपने डेटाबेस में कोई टेबल बना रखी है, जैसे स्टूडेंट टेबल का मैं हर बार एग्जांपल लेती हूँ जिससे कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए इजीली। स्टूडेंट टेबल में हमारे पास में फील्ड होते हैं आईडी स्टूडेंट की, यानी कि रोल नंबर, नेम, क्लास और उसके सब्जेक्ट। ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक ऐसा फील्ड लेना होता है जो कि जिसके बेसिस पे हम स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली बाकी सब बच्चों से। तो वो रोल नंबर फील्ड हो जाएगा, क्योंकि रोल नंबर फील्ड कभी भी डुप्लीकेट एंट्री को नहीं लेगा। हर एक बच्चे का रोल नंबर अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। और नल भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर बच्चा स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर तो एंटर होना ही है। ठीक है, तो फॉरेन और को एक बात और, प्राइमरी की किसी भी टेबल में किसी एक फील्ड को प्राइमरी की बना सकते हो जो कि नल वैल्यू ना लेता हो, जो डुप्लीकेट वैल्यू ना लेता हो। और फॉरेन की आप एक से ज़्यादा क्रिएट कर सकते हो। फॉरेन की लिंकिंग क्रिएट करती है दो टेबल्स के बीच में। इसके लिए मैं एग्जांपल दूँ, जैसे डॉक्टर और पेशेंट टेबल है, तो डॉक्टर टेबल में आपको पता है कि
डॉक्टर आईडी फील्ड होता है, और इसी तरीके से पेशेंट टेबल में कि उस डॉक्टर ने किन किन पेशेंट को देखा, चेकअप किया, तो पेशेंट में भी उस डॉक्टर की आईडी ज़रूर होगी रिकॉर्ड में। तो यहाँ पे डॉक्टर आईडी फील्ड क्या कर रहा है, टू टेबल्स में रिलेशंस यानी कि लिंक क्रिएट कर रहा है। तो DID फील्ड एक्ट कर रहा है एज अ फॉरेन की। तो आई होप सो कि आपको फॉरेन की और प्राइमरी की का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो फॉरेन की एक से ज़्यादा हो सकती है, बट प्राइमरी की एक ही होगी। हॉटस्पॉट को आपको डिफाइन करना है, वाईमैक्स और वाईफाई दोनों को। तो वाईमैक्स क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिज़ाइन टू प्रोवाइड मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी क्रॉस सिटीज़ एंड कंट्रीज़ थ्रू अ वेराइटी ऑफ डिवाइसेस। अलग अलग डिवाइसेस के थ्रू अलग अलग कंट्रीज़ और सिटीज़ में ब्रॉडबैंड कनेक्शन, मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन फैसिलिटी अवेलेबल करवानी हो, तो ये काम वाईमैक्स का है। वाईफाई ऐसा नेटवर्क जो आपके होता है, वाईमैक्स होता है। वाईफाई हम लोग यूज़ करते हैं पॉपुलर टेक्नोलॉजी डेट अलाउड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन टू एक्सचेंज डेटा वायरलेसली ओवर अ नेटवर्क, और उसकी रेंज कम होती है। ठीक है। फिफ्थ इसमें आपको 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ से आप लोगों के 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे। 4 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चंस आपको अटेन करने होंगे। इनकी लिमिटेशन दे रखी है, वर्ड्स की लिमिट दे रखी है 50 to 80 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना होगा। Elaborate 4 different types of style which can be provided in word processor. Word processor स्टाइल्स के मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो लास्ट वीडियोस को देख लें। स्टाइल से रिलेटेड वीडियो मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो आप लोग वॉच कर लीजिएगा उन्हें। ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसर में जो स्टाइल्स यूज़ होती है अलग अलग टाइप्स की, उनके बारे में आपको बताना है। स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो मैंने प्रैक्टिकल भी करके बताया उसका, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, सेल स्टाइल और ग्राफिक स्टाइल। तो इन स्टाइल्स के बारे में आपको इसमें डीप में बताना होगा, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके। देन है डिफाइन द फॉलोइंग सब टोटल और कंसोलिडेटिंग डेटा। सब टोटल क्या होता है और डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है, दोनों को बताना। सब टोटल का क्या मीनिंग है यहाँ पे, सब टोटल एड डेटा अरेंज इन एन एरे दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विद लेबल फॉर कॉलम एंड और रो, इट इज़ अवेलेबल इन डेटा टैब। अब सब टोटल जो फंक्शन है ये कहाँ अवेलेबल होता है, डेटा टैब के अंदर। ठीक है। अलग अलग टैब होते हैं ना, फॉर्मेट टैब, होम टैब, तो डेटा टैब में सब टोटल आपको मिलेगा। यूजिंग द सब टोटल डायलॉग बॉक्स यू कैन सेलेक्ट एरे, आप एरे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। यानी कि सेम टाइप का डेटा आपको सेलेक्ट करना होगा स्प्रेडशीट में। देन चूज अ स्टेटिस्टिकल फंक्शन सच एज काउंट, मीन, मैक्स, कि आपको कौन सा फंक्शन उस रेंज पे अप्लाई करना है। ठीक है। जो भी अप्लाई करना है एरे पे, तो वो आप चूज़ करने के। For the efficiency, one must choose up to 3 groups of array to which to apply a function. अगर आपको इन फंक्शन की efficiency टेस्ट करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कम से कम एरे का 3 ग्रुप्स क्रिएट चूज़ करेंगे और फंक्शन चूज़ करेंगे जिनके लिए जस्ट काउंट करना है। जैसे मान लो 10, 20, 30 एक सेल रेंज दे रखी है, आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, सब डेटा टैब में जाके उस एरे को सिलेक्ट कर लिया और उन पर कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है। स्टेटिस्टिकल फंक्शन, काउंट, मीन, मैक्स दे रखे होते हैं, इनमें से कोई एक फंक्शन आप चूज़ कर लो तो वो फंक्शन उन सेलेक्टेड एरे रेंज पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है सब टोटल। ठीक है। कंसोलिडेटिंग डेटा, कंसोलिडेटिंग डेटा का मतलब प्रोवाइड्स अ ग्राफिकल इंटरफेस फॉर कॉपिंग डेटा फ्रॉम वन रेंज ऑफ सेल्स टू अनदर, यानी कि एक रेंज से दूसरे से रेंज पे आपको क्या करना है, कोई डेटा कॉपी करना है। कंसोलिडेटिंग डेटा प्रोवाइड्स कराती है, ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जो डेटा आप कॉपी कर रहे हो एक सेल रेंज से वन रेंज ऑफ सेल्स टू अनदर रेंज ऑफ सेल्स के लिए, जो आप ग्राफिकल इंटरफेस आप कॉपी कर रहे हो डेटा, उसके लिए ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। कैसे, देन रनिंग वन ऑफ द डोजन फंक्शन ऑन डेटा, फिर आप उस डेटा पे कई सारे फंक्शंस एक साथ में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ड्यूरिंग कंसोलिडेशन द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम सेवरल शीट कैन बी कंबाइंड इन वन प्लेस। कंसोलिडेशन के दौरान जो सेल के कंटेंट हैं अलग अलग शीट से कंबाइन किए जा सकते हैं एक ही जगह पे, तो ये होता है कंसोलिडेशन। ठीक है। हम लोग करते हैं ना, अलग अलग शीट्स हैं, लिंकिंग क्रिएट कर रहे हैं, अलग अलग शीट से अलग अलग फील्ड सेल का वैल्यू ले रहे हैं और उसका किसी और शीट के अंदर प्लस वगैरह या कोई और ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो वो डेटा कंसोलिडेशन ही तो है। ठीक है। व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन टू इम्प्रूव ऑनलाइन सिक्योरिटी। ऑनलाइन सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन से प्रिकॉशंस है बताइए यहाँ पे। तो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, एंटी स्पाईवेयर प्रोग्राम यूज़ कर सकते हो, पासवर्ड वगैरह को स्ट्रॉन्ग यूज़ करना है, ट्रांजैक्शन सिक्योर हो उसके लिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी थर्ड पार्टी से या अनऑथराइज यूज़र को आपने
जो पासवर्ड वगैरह है प्रोवाइड ना हो। इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का यूज़ करें ताकि आप अपना आपका जो डेटा है वो प्रोटेक्ट रहे अनऑथराइज्ड यूज़र से। तो ऐसे कुछ पॉइंट आप इन क्वेश्चन में लिख के आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, DBMS क्या होता है, टू एडवांटेज बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी स्टूडेंट है डेटाबेस के अंदर जो चैप्टर डेटाबेस का जो पार्ट दे रखा है, जो यूनिट दे रखा है आपकी क्लास 10th IT सब्जेक्ट में, तो उसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। स्पेशली उसकी थ्योरी भी करनी है और उसका प्रैक्टिकल भी करना है, क्योंकि दोनों का एक एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, दोनों का एक एक क्वेश्चन बड़ा वाला ज़रूर आएगा आप लोगों के पेपर में कि DBMS क्या होता है। ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि कंप्यूटर प्रोग्राम्स को कंटेन करता है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स को जो कि क्या कर सकता है, डेटाबेस को क्रिएट करना, मेंटेन करना, इंटीग्रेशन, अलग अलग डेटा रिकॉर्ड्स फाइल्स का, अदर सब्जेक्ट्स का एक ही जगह इंटीग्रेशन प्रोवाइड करवा देता है। तो इट अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू कन्वीनियंटली डेवलप्ड डेटाबेसेस फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए डेटाबेस डेवलप कर सकते हैं। एडवांटेज क्या हो जाता है, डेटा इंटीग्रिटी, एक ही जगह हमारा सारा डेटा मिल जाता है, एक्यूरेट फॉर्म में रह जाता है। ठीक है, डेटा शेयरिंग पॉसिबल हो जाती है इजीली। अगर कोई डेटा किसी को शेयर करना है मल्टीपल पर्पज़ के लिए, मल्टीपल यूजर्स में शेयर करना है जो कि जियोग्राफिकली लोकेशन अलग अलग लोकेशंस पर है, तो रिमोटली उनको मतलब शेयर भी कर सकते हैं और यूज़र रिमोटली एक्सेस भी कर सकता है डेटाबेस को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करी जा सकती है, सिक्योरिटी भी मेंटेन करी जा सकती है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अलग अलग एडवांटेजेस हैं जो भी आपको कम से कम जितने पूछें तो 2 लिख देने अच्छे से। ठीक है, पॉइंट में फिर उसको डीप में। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो और ऑफ दिस सैम्पल पेपर ऑल्सो। यहाँ पे देखिए 21 क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है आपके डेटाबेस वाले चैप्टर का कि एक स्ट्रक्चर गिवन है आइटम टेबल का। अब आपको सिर्फ इसका डेटा टाइप हर एक फील्ड के लिए कॉलम नेम दे रखे हैं, हर एक कॉलम नेम के लिए कौन सा टाइप ऑफ डेटा यानी डेटा टाइप आप चूज़ करेंगे, साइज़ क्या रखेंगे, ये आपको बता देना है। बी पार्ट में इसी टेबल में आइटम टेबल में आइटम नंबर, आइटम नेम एंड प्राइस एंड क्वांटिटी कॉलम्स दे रखे हैं। क्वेरीज लिखनी है आपको। मैं बता दूं आप लोगों को एक चीज़ कि जब भी हमें क्वेरी डिस्प्ले की क्वेरी जब भी पूछें, इसका मतलब सेलेक्ट क्वेरी लगानी है। DML क्वेरी होती है, 4 क्वेरीज होती है DML की, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। ठीक है, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आपकी क्वेरी होती है। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट 4 क्वेरीज होती है DML क्वेरी। तो जब भी डिस्प्ले वाला क्वेश्चन आए यानी डेटा रिट्रीव करने का क्वेश्चन आए, यू हैव टू पुट सेलेक्ट क्वेरी फॉर दैट आंसर। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप लोग देखो फर्स्ट क्वेश्चन को बताती हूँ, आइटम नंबर है, न्यूमेरिक जाएगा तो उसका डेटा टाइप भी क्या हो जाएगा, इंटीजर। तो इंटीजर इज अ डेटा टाइप विच टेक्स न्यूमेरिक डेटा इन दैट फील्ड। तो आइटम नंबर न्यूमेरिक टाइप का हो जाएगा। आइटम नंबर के लिए आप 10 साइज फिक्स कर दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे साइज़ आप अपनी चॉइस का दे सकते हो, वो कोई नहीं है। आइटम नंबर, नेम दे रखा है, नेम का आपको पता है कि कैरेक्टर में जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप वेयर केयर और केयर भी सेट कर सकते हो। कैरेक्टर डेटा टाइप आप सेट करोगे तो उसका क्या होता है, रेंज कम रहता है थोड़ा सा। वेयर केयर देंगे तो हम वेयर केयर का फ़ायदा ये होता है कि स्पेस वेस्ट नहीं जाता। एक तो वेयर केयर और केयर डेटा टाइप दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो आइटम नेम, आई नेम का आप वेयर केयर सेट कर दो, 15 साइज़ दे दो। प्राइस डेसिमल में चला जाएगा, प्राइस की वैल्यू डेसिमल वैल्यू में भी हो सकता है ना, तो हम इंटीजर नहीं देंगे, यहाँ पे डेसिमल देना सूटेबल रहेगा। और साइज़ बता दो उसका भी 5.2 यानी पॉइंट के बाद में 2 वैल्यूज़ तक ले सकता है। क्वांटिटी इंटीजर टाइप में और उसका 3 साइज़ दे दिया। क्वेरी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम। हर एक आइटम का टोटल अमाउंट आपको बताना है, यानी सोप का। ठीक है, तो टोटल अमाउंट बताना है। द अमाउंट मस्ट बी कैलकुलेटेड द प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी फॉर ईच आइटम। तो हर एक आइटम की क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन होगा तभी तो वो अमाउंट आएगा, है ना। यानी सोप यहाँ पे देखो 40 है, एक की प्राइस, क्वांटिटी है 80, तो टोटल कितना पेमेंट होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करा देना है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे से होगा, जब आप लोग सेलेक्ट क्वेरी में प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे, फ्रॉम के बाद में आपको टेबल नेम स्पेसिफाई कर देना है। ठीक है, और इसमें कैपिटल स्मॉल लेटर का कोई वो रोल नहीं है, यहाँ केस सेंसिटिव तो होती नहीं है ये रील लैंग्वेज। तो अगर आप पूरा बस आपको ये ध्यान रखना है, टेबल नेम अगर स्मॉल में दे रखा है, कोई फील्ड नेम जैसा दे रखा है वैसा ही आपको यहाँ स्पेसिफाई करना है, यानी कि कैपिटल स्मॉल का ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, यानी कि जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसे के वैसे ही फील्ड नेम सेम आपको यहाँ पे टाइप कर देने हैं, अलग नहीं। ठीक है,
देन नेक्स्ट है डिस्प्ले द डिटेल ऑफ आइटम हुज प्राइस इज लेस देन 50। तो आपको सिर्फ उन आइटम्स की डिटेल चाहिए जो प्राइस, जिसकी प्राइस क्या हो, लेस देन 50 हो, तो उसके लिए वेयर क्लोज का इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आइटम, क्योंकि हमें सारे रिकॉर्ड्स, सारे फील्ड्स एक्सेस करने हैं, तो हमने यहाँ स्टार लगाया सेलेक्ट के बाद में, ठीक है। देन फ्रॉम के बाद में टेबल नेम स्पेसिफाई किया। देन आफ्टर वेयर क्लॉज यू पुट सम कंडीशन, जो भी आपके क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन यहाँ अप्लाई कर दी। प्राइस लेस देन क्या है, 50 है, तो सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आपके एक्सेस होंगे। जैसे यहाँ पे 50 से लेस देन पाउडर का है, तो बस वो आपके क्या आ जाएगा, पाउडर का है, फेस क्रीम का है, वो आपके आउटपुट में शो हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको सैम्पल पेपर के क्वेश्चन समझ में आ गए हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।